जब आप रसायन शास्त्र पढ़ते हैं तो आप अक्सर अभिक्रियाएं देखते हैं। असल में आप हमेशा अभिक्रियाएं ही देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास हाइड्रोजन गैस है तो ये एक द्विपरमाणुक अणु होता है, क्योंकि गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन स्वयं से जुड़ जाता है। और आयोडीन गैस I2 जो कि गैसीय अवस्था में होता है, उसे भी लें। तो ये बहुत आसान है ये समझना कि यदि आप उन्हें एक साथ रखें तो वो अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे। यदि आपके पास 2 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल आयोडीन है तो ये 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। ये सब बहुत साफ है और सुव्यवस्थित लगता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक बहुत ही सरल अभिक्रिया है जो बिना किसी झंझट के होती है। लेकिन हमें पता है कि वास्तविकता ऐसी नहीं होती, और हमें ये भी पता है कि ये तुरंत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ हाइड्रोजन लें, उसे कुछ आयोडीन के साथ मिला दें और वो जादुई रूप से हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाए। इसके पीछे एक अभिक्रिया होती है। गैसीय अवस्था में ये कण एक दूसरे से टकराते रहते हैं और किसी तरह उन्हें एक दूसरे से टकराकर पुराने बंधन तोड़ने होते हैं और नए बंधन बनाने होते हैं। और यही हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पूरी अभिक्रिया को, कि अभिक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और उसकी दर क्या होती है, उसे काइनेटिक्स यानी कि गति विज्ञान कहते हैं। ये एक बहुत प्रभावशाली शब्द है, लेकिन आप इससे परिचित होंगे क्योंकि हमने पहले गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात की है। गति विज्ञान, जो कि अभिक्रिया की दर का अध्ययन है कि वो कितनी तेजी से होता है और कैसे होता है। तो आइए हम अपने दिमाग में एक सहज तरीका सोचते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन कैसे मिल सकते हैं। तो आइए सोचें कि हाइड्रोजन कैसा दिखता है। अगर हम आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल निकालें तो हाइड्रोजन में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो वो उसे एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। और आयोडीन में 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए अगर वो प्रत्येक एक साझा करें तो उन्हें पूर्णता मिल जाती है। तो आइए इसे अभी दोहराते हैं। तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो सकता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और फिर एक अन्य हाइड्रोजन है जिसके पास एक अन्य इलेक्ट्रॉन है। और जब वो एक बंध बनाते हैं तो वो इस प्रकार साझा करते हैं। ये हाइड्रोजन मान लेता है कि उसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा हाइड्रोजन मान लेता है कि उसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, और तब वो संतुष्ट होते हैं। दोनों को लगता है कि उन्होंने अपना 1s कक्षक यानी कि ऑर्बिटल भर लिया है। आयोडीन के साथ भी यही बात होती है। आपके पास 2 आयोडीन होते हैं, उनके पास 7 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हैलोजन होते हैं। आप पहले से जानते हैं कि हैलोजन समूह 7 के तत्व होते हैं, तो उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरफ एक, उस तरफ एक। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा किया जाए तो दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वहां एक बंधन बनता है, और यही कारण है कि हाइड्रोजन एक द्विपरमाणुक अणु गैस होती है, और आयोडीन भी ऐसा ही होता है। अब जब वो गैसीय अवस्था में होते हैं तो आपके पास इन अणुओं का एक समूह होता है जो इधर उधर घूम रहे होते हैं और एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन कुछ ऐसा दिख सकता है। 2 परमाणु गोले जो एक बंधन से जुड़े हैं, उनके बीच इलेक्ट्रॉन है जो उन्हें जोड़े रखते हैं। आयोडीन बड़ा अणु होता है और ये कुछ इस प्रकार दिख सकता है। ये भी एक सहसंयोजक बंधन से जुड़ा होता है। सब कुछ संभाव्यता पर आधारित होता है। तो इन दोनों अणुओं को इस उत्पाद में बदलने के लिए इन बंधुओं को तोड़ना होगा और नए बंध बनाने होंगे। और ये तभी हो सकता है जब ये अणु, जिनकी संख्या बहुत अधिक होती है, एक विशेष प्रकार से टकराएं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए ये अणु गति में है। यदि ये हाइड्रोजन अणु से ठीक उसी दिशा और पर्याप्त ऊर्जा के साथ टकराता है तो अचानक हम इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, हमें इस प्रकार साझा होना अच्छा लग रहा था। हम एक स्थायी विन्यास यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में थे। हम 1s कक्षक भर रहे थे। लेकिन देखो, पास ही में आयोडीन है जो हमें ज्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि ये हमसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो शायद वो वहां आकर्षित हो रहे हैं। वो तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें हाइड्रोजन के साथ रहना है या आयोडीन के साथ, और वो एक उच्च ऊर्जा अवस्था में प्रवेश करते हैं।
और इसी तरह ये आयोडीन भी कह सकते हैं, हमें यहाँ रहना जरूरी नहीं है, हम अपने मूल परमाणु के पास जा सकते हैं यदि ये हाइड्रोजन आ जाए, क्योंकि अब उनके पास 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। यही बात यहाँ भी हो रही है। और ये जो जटिल संरचना बनती है जब टक्कर होती है, इसे ही अभिक्रिया की संक्रमण अवस्था या संक्रियत यौगिक यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये एक उच्च ऊर्जा अवस्था होती है। इसे हम अन्य तरीके से भी चित्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन एक सहसंयोजक बंध से एक अन्य हाइड्रोजन से जुड़ा है, और फिर कोई आयोडीन आता है जो एक अन्य आयोडीन से जुड़ा है, लेकिन अचानक ये भी बंध बनाना पसंद करने लगते हैं, तो वो एक प्रकार से उस दिशा में आकर्षित होते हैं। ये सक्रियत यौगिक अवस्था होती है, और ये एक उच्च ऊर्जा अवस्था होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एक बंध से दूसरे बंध में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो एक अस्थिर ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन अगर उनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है, यदि टक्कर में पर्याप्त गतिज ऊर्जा होती है, तो ये संभव है कि वो इस सक्रियत अवस्था में चले जाएं और फिर वहां से निम्न ऊर्जा अवस्था की ओर जाएं, जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, और वे वास्तव में इस सक्रियत अवस्था से कम ऊर्जा की स्थिति है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको पहले उच्च ऊर्जा अवस्था में जाना होगा। इससे हम ऊर्जा आरेख यानी कि एनर्जी डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन की स्थिति से, और नीचे की ओर जाते हैं जहां हाइड्रोजन आयोडाइड है यानी 2HI, जो कि एक कम संभावित ऊर्जा की स्थिति है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले उच्च ऊर्जा अवस्था में जाना पड़ता है, जहां इलेक्ट्रॉनों को ये तय करना होता है कि उन्हें क्या करना है, और इस अतिरिक्त ऊर्जा को हमें प्रणाली में डालना पड़ता है। यदि ये स्वतः नहीं होता, तो हमें ऊर्जा जोड़नी होती है ताकि हम इस सक्रियत अवस्था तक पहुंच सकें, और इस अंतर को हम सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यदि हम किसी प्रकार से प्रणाली में इतनी ऊर्जा डाल दें, तो अणु सही दिशा में पर्याप्त ऊर्जा के साथ टकरा सकते हैं और बंध टूट सकते हैं तथा नए बंध बन सकते हैं। सक्रियण ऊर्जा को हम E के रूप में भी दर्शाते हैं। भविष्य में हम ऐसे प्रयोग करेंगे जहां सक्रियण ऊर्जा मापी जाती है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि यह ऊर्जा आवश्यक होती है। चीजें स्वचालित रूप से एक स्थिति से दूसरी में नहीं जाती। अब हम उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट की गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन आपने ये शब्द सुना होगा। उत्प्रेरक वो कारक हैं जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकते हैं या आवश्यक ऊर्जा को कम कर सकते हैं, यानी कि सक्रियण ऊर्जा को कम कर सकते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होता, ये पहले भी रहता है और बाद में भी मौजूद रहता है, लेकिन ये अभिक्रिया को या तो तेज करता है या इसे कम ऊर्जा में संभव बनाता है। इसका मतलब है सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे ज्यादा अणु सही दिशा में टकरा सकते हैं। इसी तरह यदि आप सांद्रता बढ़ाते हैं यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, तो टकराव की संभावना बढ़ जाती है। अधिक अणु, अधिक टकराव और अधिक सही टकराव का अवसर, ये सब संभाव्यता पर आधारित होता है। जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो सब कुछ साफ और सटीक लगता है, लेकिन असल में ये सब केवल टकरावों का खेल है। और जब हम जीव विज्ञान की बात करेंगे, तब ये और भी रोचक हो जाएगा, क्योंकि हर जैविक अभिक्रिया वास्तव में एक रासायनिक अभिक्रिया ही होती है, और वो भी टकरावों का ही परिणाम होती है। तो आप सोच सकते हैं कि जिन अणुओं को टकराना है, यदि उनकी सांद्रता अधिक हो तो सही टकराव की संभावना अधिक होगी। अब एक और बात, आप सोच सकते हैं कि अगर हम इस ऊर्जा स्थिति में हैं, तो हम उस उच्च अवस्था तक कैसे पहुंचेंगे। तो याद रखें, गैसों में सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा समान नहीं होती। कुछ अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है, कुछ की कम। तापमान तो केवल औसत दर्शाता है, लेकिन हमेशा कुछ संभावना होती है कि दो उच्च गतिज ऊर्जा वाले अणु एकदम सही टकराएं और उस सक्रियण अवस्था को पार कर लें और फिर निम्न ऊर्जा अवस्था में चले जाएं, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है। इसलिए किसी भी तापमान पर यह अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन तापमान जितना अधिक होगा, इसकी संभावना उतनी अधिक होगी। तो तापमान वो तीसरा कारक है और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो इन सभी बातों को समझकर यदि हम चाहते हैं कि कोई अभिक्रिया तेज हो, तो हमें चाहिए अधिक तापमान, अधिक सांद्रता
और संभवतः कोई उत्प्रेरक। और यदि मूल अणुओं के बंध कमजोर हो तो वो अधिक आसानी से अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अणुओं की आकृति और किन परमाणुओं की उपलब्धता, ये सब भी महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब हम जीव विज्ञान में गहराई में जाते हैं।